नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। और देखिए, स्वदेश एजेंडा में आज बात करेंगे स्पेशल स्टेट्स का जो दबाव है सरकार पर, इसका कितना प्रभाव होगा। बजट से पहले दांव नीतीश बाबू का दबाव भी है। और देखिए, जहां तक बिहार से शोर है तो बजट से पहले विशेष राज्य पर कितना जोर होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज लेंगे और एक महत्वपूर्ण बात होगी कि स्पेशल स्टेट्स का दबाव जो है सरकार पर, उसका कितना प्रभाव होगा। तो निश्चित तौर पर ये तमाम वो चीज हैं, वो बात हैं जिस पर आज चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू द्वारा अपने अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव की और प्रभाव की। देश में अभी कम से कम 5 आंध्र, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और गोवा ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से उठ रही है। वर्तमान में 5 ही राज्यों में एनडीए की ही सरकार है, लेकिन मोदी सरकार के सहयोगी दलों में अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पावरफुल हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद केंद्र ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। अब लोगों की नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जा टिकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में टीडीपी के साथ जेडीयू में अहम भूमिका में है। भले ही उसकी लोकसभा की सीटें टीडीपी के बराबर ना हो, लेकिन बिहार 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइंस और 7 नए मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र से पैसा मांगा है। 20,000 किलोमीटर अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से मांग रखी है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग की है। ऐसे में अब मोदी सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का दबाव है। देखने वाली बात होगी कि इसका केंद्र के बजट में और मोदी सरकार पर कितना प्रभाव नजर आता है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद इस मांग ने और गति पकड़ ली है। इसकी प्रमुख वजह ये है कि दोनों ही राज्यों के सत्ताधारी दल अब केंद्र की सत्ता में भी साथी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जदयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी केंद्र के सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं और वो भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है। लोकसभा में 12 सांसदों के साथ जेडीयू भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। ऐसे में अब मोदी सरकार 1.0 और 2.0 से इतर 3.0 में परिदृश्य बदले हुए है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को साधने की जिम्मेदारी है। हालांकि नीतीश ने अब तक सत्ता को लेकर कोई निगोशिएशन नहीं किया, लेकिन अटकलें हैं कि नीतीश की पार्टी का पूरा ध्यान विशेष राज्य के दर्जे पर है। जेडीयू ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मांग को लेकर प्रस्ताव भी पास किया है। उधर निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट से इस बार बिहार को क्या मिलेगा, ये सवाल चर्चा में है। सबसे ज्यादा सवाल विशेष राज्य का दर्जे को लेकर है। विशेष श्रेणी दर्जा राज्य को मिलते हैं क्या लाभ, आइए डालते हैं एक नजर। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% धनराशि, अन्य राज्यों में ये राशि 60 से 75%। आवंटित धनराशि खर्च नहीं की जाती है तो लैप्स नहीं होती, उसे कैरी फॉरवर्ड यानी आगे योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित अन्य करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। केंद्र के बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी राज्यों को जाता है। बिहार की सियासत में पिछले 18 सालों में विशेष राज्य का मुद्दा हावी रहा है। इस बार के केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा होती है, लेकिन इस बार 3 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बिहार को 2024 के बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार को दिया था, लेकिन इसके बाद भी बिहार की स्थिति नहीं सुधरी। आर्थिक सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1/3 परिवार गरीबी रेखा के नीचे। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 94 लाख परिवार ऐसे जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। बिहार में सरकारी नौकरी में केवल 1.57% लोग हैं। राज्य में बेरोजगारी दर भी 6.9% से ज्यादा है। हम आग्रह करते हैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से
कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज जल्द से जल्द बिहार को दे, क्योंकि बिहार में आए दिन कभी सुखाड़ पड़ जाता है, कभी अभी बाढ़ का समय है। जिस तरह से आपने चंद्रबाबू नायडू जी को 60,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिए हैं रिफाइनरी के लिए, उसी प्रकार जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर स्टेट को सपोर्ट करते हैं, हर की सहायता करते हैं, इसलिए चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी का देखने का नज़रिया यही है कि प्रदेश अच्छा करेगा तो देश अच्छा करेगा, इसलिए प्रदेश को पूरा सपोर्ट चाहे कोई भी प्रदेश हो। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव के बिगुल बजने से अब 14 महीने का वक्त ही बचा है। यदि अभी बिहार को केंद्र ये दर्जा देगी, तभी धरातल पर चुनाव तक इसका प्रभाव दिखेगा। विशेष राज्य के तहत टैक्स में छूट और अन्य लाभ मिलते हैं, जिसका फायदा वित्त वर्ष में ही होता है। बिहार की सत्ता में अभी बीजेपी और जेडीयू है, जिसके बाद केंद्र की भी सत्ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर 2025 के चुनाव पर विशेष राज्य का दर्जा और उसके प्रभाव धरातल पर नहीं दिखे, तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन को काफी करीबी मुकाबले में जीत मिली थी, लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले मोदी सरकार की स्थिति काफी कुछ बदली हुई है। ऐसे में चुनौती बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट्स के दबाव की है और सरकार पर इसके प्रभाव की। चलिए, तो स्पेशल स्टेट्स का दबाव तो है, सरकार पर कितना प्रभाव होगा? जाहिर तौर पर होगा, भले ही सामने से ना कहें, लेकिन करके तो देना पड़ेगा। नहीं करके देते हैं तो भी परेशानी होगी। लेकिन कैसे? जो डिमांड्स की गई हैं अरबों रुपए की योजनाओं के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, वो भी एक बड़ा कंसर्न सा सवाल है कि आखिरकार उसको कैसे दे पाएंगे, बजट में सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि मान लीजिए राज्य का दर्जा मिलता है तो उसके लाभ भी बहुत हैं। अब उसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% की धनराशि आपको मिल जाती है। अन्य राज्यों में ये राशि 60 से 75% है। आवंटित धनराशि खर्च नहीं की जाती है तो लैप्स नहीं होती, उसे कैरी फॉरवर्ड यानी आगे की योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित अन्य करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। तो केंद्र के बजट का 30% हिस्सा जो है वो विशेष श्रेणी राज्यों को जाता है। तो ऐसे में जो मांग आई है उस पर कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, कैसे उसको कर पाएंगे, कितना फायदा मिलेगा, और फायदा मिलने के साथ साथ क्योंकि इलेक्शन होंगे बिहार में, यदि नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर समस्या आएगी, और यदि आप करते हैं तो हो सकता है उसका भी फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य रूप से बातें हैं जो एक महत्वपूर्ण यहां पर चीजें हैं। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि जिस तरीके से यदि आपको राज्य का दर्जा मिलता है, किन किन चीजों में आपको लाभ हो सकता है, वो तमाम चीजें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए उन पॉइंट्स को यहां पर रखा गया है। राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित अन्य करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। चलिए, और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कर्नाटक से अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मूसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे बिहार से संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे बिहार से विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक मामलों के जानकार हैं सीए नवनीत गर्ग। नवनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं नवनीत जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? नवनीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिकल रूप से चले जाएंगे। वो कैसे सेंट्रल को रिलीज करना है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, एक अलग बात हुई। लेकिन क्योंकि बजट का जिक्र आया है, बजट होगा, यदि कोई स्टेट राज्य का दर्जा मिलता है तो उसके क्या पॉइंट्स हैं, उनको कहाँ कितना प्लस हो सकते हैं, वो कितना % उनको जाएगा, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, दूसरी योजनाओं में जाएगा, उस तरह से एक पूरा प्लान बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो डिमांड्स की गई हैं, एक तो स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए,
उसके बाद बाकी चीज़ों के लिए जो डिमांड्स रखी गई हैं कि भाई हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे या बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट करेंगे या हम हवाई अड्डों पे जाएंगे, तो इसको सरकार कैसे बैलेंस कर सकती है? और वर्तमान स्थिति में जो बजट होगा, जो तमाम चीज़ें होंगी, क्या उसको देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से सही दिशा में चल पाएगा, या उसको कैसे कर सकते हैं? एक, क्योंकि आर्थिक मामलों के जानकार हैं आप, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे ये मोदी सरकार जो तीसरी बार इलेक्ट हुई है, ये इसका बजट होने जा रहा है। और पिछले 10 सालों में हमने देखा कि सरकार का जो मुख्य तौर पर फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। खासकर ये जो 2 राज्य हैं, आपने तेलंगाना और बिहार का जिक्र किया, ये स्पेशल राज्य की मांग कंटिन्यूसली करते रहे हैं और बिहार में तो काफी जोरों शोरों से इस बात को उठाया जाता रहा है। और बिहार की जो अभी आपने बताया कि जो मुख्य तौर पर मांगे हैं कि 20,000 किलोमीटर की सड़कों की रिपेयर करवाने हैं, हवाई अड्डे चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं, तो ये सब चीजें आधारभूत संरचना को की तरफ इशारा करती हैं। और ये आधारभूत संरचना इस मोदी सरकार की पिछले 10 सालों में प्रायोरिटी रही है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये तो एक पॉलिटिकल प्रश्न है जिसका जवाब शायद मैं ना दे पाऊं, लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने की बात है, तो ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए निश्चित रूप से बहुत आगे है। आने वाले समय में जो 23 जुलाई को यूनियन बजट आने वाला है वित्तीय वर्ष 24-25 का, उसमें मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। और निश्चित तौर पे ये जो 2 राज्य हैं, तेलंगाना और बिहार, इनको अन्य राज्यों की तुलना में विशेष उपहार मिलने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है, मान के चलिए। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अमित जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी आ रही है, रखिए। अब मुझे लगता है सारा दारोमदार और काम करने की जो बात है, जो उम्मीदें हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से ही होंगी, क्योंकि केंद्र से ये तमाम चीज़ें जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। देखिए, जो सहयोगी हैं, निश्चित तौर पर मैं मानती हूँ उनका सहयोग करने की इच्छा होगी और करना भी चाहिए। कभी कभी तो ज़रूरत पड़ती है, वो भी तो ज़रूरत में काम ही आए हैं आज। लेकिन क्या इसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है? दूसरी चीज ये कि यदि इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों को लेकर चलना है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको करने में सक्षम होगी? और यदि नहीं भी करते हैं तो इलेक्शन है, उस चीज को भी आपको बैलेंस करना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि बड़ी परेशानी और एक उलझन की घड़ी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के साथ? अमित जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी आ रही है अभी मेरी आवाज? हाँ, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है, हम आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर आपको याद होगा कि पनगड़िया कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के निर्देश पर ही जो विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको खत्म कर दिया गया था। 2013-14 की मैं बात बता रहा हूँ, यूपीए की सरकार में हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो विशेष राज्य के दर्जे के अलावा भी अगर आप बिहार में देखें, जब हम सहयोगी रहे बिहार में, तो हर एक चीज के लिए बिहार में जो हाईवेज के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 हाईवेज के प्रोजेक्ट जो वहां पे हुए, चाहे बक्सर का हाईवे हो, चाहे कोई ग्रीन फील्ड हाईवे हो, उसके बाद 2 सेतु बनाए गए जो गंगा ब्रिज के ऊपर बने, उसके बाद रेलवे का जिस तरीके से काम हुआ बिहार के अंदर, और उसके बाद पेट्रोलियम के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए जो 20,000 करोड़ सैंक्शन था, लेकिन 32,000 करोड़ वहां पे खर्च हुआ, उसको भी राशि को दिया गया। ग्रामीण सड़कों की अगर बात करें तो उसके लिए 3500 करोड़ के आसपास सैंक्शन था, लेकिन वहां पर भी लगभग 7,800 करोड़ के आसपास वहां पे दिया गया। तो जिस तरीके से हमारा जो संकल्प है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इस संकल्प में किसी भी राज्य को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। हमें अगर कोई राज्य कमजोर है, अगर कोई राज्य पिछड़ा हुआ है, तो उसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, पूरे सहयोग के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कम से कम इस सोच के साथ ना जेडीयू इससे अलग सोचती है, ना भारतीय जनता पार्टी इससे अलग सोचती है। दोनों ही दल एक ही पटल पर इस बात को रखते हैं और इसके लिए काम करते हैं। तो जिस तरीके से आप अगर देखें तो आज की तारीख में जो बिहार जो है, अगर देखा जाए तो वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम कम है, सरकारी नौकरियों का तो आप आंकड़ा दे ही रही थी। तो उन सब चीजों को एक मिला लिया जाए तो निश्चित तौर पे आधारभूत जगहों पर काम करने की जरूरत है, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्पित हैं। और बिहार को आगे बढ़ाया जाए, उसको एक
एक विकास की श्रेणी में लेकर आया जाए, क्योंकि जो बिहार में थोड़ा सा राजनीतिक अनिश्चितता बनी थी, उसके वजह से जो कुछ हद तक वो संकल्प नहीं पूरा हो पाया। लेकिन अब जबकि हम लोग दोनों एक साथ बिहार की सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पे बिहार को वो सारी चीजें दी जाएंगी जिसके लिए बिहार की मांग रही है बहुत लंबे समय तक। और विशेष राज्य का दर्जा हो या आर्थिक रूप से सहयोग हो, ये तो बैठकर बात हो ही गया होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो जो भी उपलब्ध रास्ते होंगे उस रास्ते को चुनते हुए, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि अगर विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ संशोधन करना पड़े, उसके लिए डिले हो रहा है, उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जो पहले चाहिए राज्य को वो दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, चाहे औद्योगिकरण के माध्यम से हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोजेक्ट या रेलवे के माध्यम से हो, जितने भी काम है वहाँ पे। दूसरी बात रही आंध्रा की, तो आंध्रा की प्रमुख जो मांग है वो भी एक फाइनेंशियल पैकेज की मांग है, क्योंकि जब आंध्रा और तेलंगाना का जो अलग अलग दो राज्य बने तो उनकी अमरावती को डेवलप करने की मांग है, जो कि एक बहुत लंबे समय से मांग है। वो चाहते हैं कि वो राजधानी बने। जो कोल्लम एक प्रोजेक्ट है आंध्रा का मैं नाम अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत लंबे समय से चंद्रबाबू नायडू जी उस चीज को मांग कर रहे हैं। उसकी बात हो रही थी, वहाँ की जनता उस चीज के लिए डिमांड करती है। तो इन सारी ही चीजों के लिए पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स की बात है, तो वहाँ भी किस तरीके से वो उन पर काम होना है, ये सारी चीजों पे बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही गंभीर हैं। और आंध्रा को हो या बिहार हो, हमें सभी को आगे लेकर चलना है। ठीक बात है। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। ये बात तो सच है कि जहां तक चंद्रबाबू नायडू की बात है, उन्होंने तो कई सारी चीजों का पैकेज पहले से दे रखा है और लगभग उनको उम्मीद भी है कि सारी चीजों पे वर्कआउट हुआ है और हो भी जाएगा। देखिए, टीडीपी के नंबर्स भले ही ज्यादा हों, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि डिमांड आई है और दोनों जन सहयोगी के रूप में हैं, तो ये तो सरकार को देखना है कि आने वाले समय में आप उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करा पाते हैं। उससे आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आगे ये जो कड़ी जुड़ी है इस वक्त, ये कितनी सफल होगी, आर्थिक रूप से कितना बर्डन आएगा, कैसे लेके जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण खैर यहाँ पे पॉइंट था। मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही है? मुर्तजा जी, आप तो प्रॉपर तेलंगाना से ही हैं और मुझे लगता है ये जो एक बात निकली है बिहार, और ऐसे तो देखिए हम पांचों स्टेट्स को ले लें तो डिमांड्स तो है सबसे ज्यादा, लेकिन एक लंबे समय से जहां तक आंध्र की बात हो रही है या बिहार की बात हो रही है, इसको लाना है। और ये बात शुरू से थी। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, वो पहले से इस चीज को लेकर आए, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। 2025 में संभावित इलेक्शन हो सकते हैं, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है बिहार के लिए। अब आंध्र प्रदेश के लिए कई सारे पॉइंट्स को जहां तक टीडीपी या चंद्रबाबू नायडू है वो क्लियर आउट कर चुके हैं, बहुत सारी चीजों की डिमांड्स कर चुके हैं। सरकार को करना होगा, बहुत हद तक काम हुआ भी है, लेकिन ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हर चीज को बैलेंस करते हुए देख पा रहे हैं आप? एक चीज तो ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी ने बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी से 5 दिन पहले जाकर के मिले और डिमांड की स्पेशल पैकेज की, और बदले में अब जो देख रहे हैं हम पेट्रोकेमिकल हब और ऑयल रिफाइनरी, ये इनको दी गई है जो 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का। एक बात सही है कि जिस वक्त आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप 2014 देखेंगे तो बाइफरकेट होने के बाद, क्योंकि जितने मतलब आंध्रा और तेलंगाना जब एक थे तो कैपिटल हैदराबाद था, तो हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत था, मगर वहाँ पे नया कैपिटल और बहुत सारी चीजों के लिए जो है कांग्रेस की जो गवर्नमेंट जिसने बाइफरकेट किया आंध्रा और तेलंगाना को, उसमें हमने वो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डाले थे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, फिर इन्होंने जबकि बिल पे ये सपोर्ट किए थे। मैं आपको खास बात बता दूं कि तेलंगाना और आंध्रा बाइफरकेट होने में बीजेपी ने उस बिल को सपोर्ट किया था, मगर जहां तक आर्थिक पैकेजेस की बात थी दोनों स्टेटों के लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में।
खैर अच्छी चीज ये रही कि आज ये गवर्नमेंट जो है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ गई। इनको जरूरत पड़ गई चंद्रबाबू नायडू जी की भी और नीतीश कुमार जी भी। इनकी जरूरत के तहत इन्होंने उनकी बात को मानी है और आज जो है 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू जी जो है पॉलिटिकली बहुत मतलब समझदार आदमी है। वो देखिए पॉलिटिकली सेंसिटिव काम किए हैं 3 लोकेशंस। इन्होंने किसी भी जैसा ऑयल रिफाइनरी हो या पेट्रोकेमिकल हब हो, उनके स्टेट में एक जगह उन्होंने डिमांड नहीं की, उन्होंने 3 जगहों का वो किया। और मेरा जहां तक ख्याल है, बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं आपको, ये तीनों जगहों को उन लोग बीजेपी की जो अपने एनडीए की जो सेंटर की सरकार है उन्होंने एक्सेप्ट किया। श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम, ये 3 ऐसे लोकेशंस है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है। तो उन्होंने यूं समझ लीजिए आपके नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ आंध्र प्रदेश को कवर किया। मगर ये बात भी मैं बताता चलूं कि मोदी जी ने खुद बिहार में इलेक्शन रैली में 30,000 करोड़ का पैकेज का हवाला दिया था, अनाउंसमेंट किया था, मगर बिहार को वो सब मिल ना सका अब तक। और बिहार की हालत आप जानते हैं, बेरोजगारी बहुत है और किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट अब तक, हालांकि डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मगर आप देखेंगे डेवलपमेंट के नाम किसी किस्म का कोई कॉन्क्रीट वहां पे स्टेप नहीं लिया गया। ठीक है मुर्तजा जी, आवाज भी शायद डिस्कनेक्ट हुई। खैर वापस आती हूँ आपके पास। आ रही है? हाँ अभी आ रही है। एकदम से बोलते बोलते से रुक गया था, पर ठीक है आपने अपनी बात भी पूरी तरह से रखी। संजय जी, बिहार किसी किस्म का पैकेज, जबकि 30,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने इलेक्शन रैली में अनाउंस किया था, मगर आप बाकी पे ये सब चीजों से आज तक इस किस्म की कोई चीज वहां गई नहीं। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में जितना है आप देश के दूसरी जगहों पे देखेंगे तो बिल्कुल मुर्तजा जी, उसी चीज को आगे बढ़ा रही हूँ बिहार से, क्योंकि हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं ना, एक तो जेडीयू भी है और दूसरा आरजेडी भी है, तो मुझे लगता है उसी चीज को आगे उन्हीं से बढ़ा रही हूँ। संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? संजय जी, एक बात तो सच है कि बिहार के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है। 1/3 परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। एक रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग तमाम चीजों में देखा जाए तो राज्य में 94 लाख जो परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो 1.57% लोग हैं। बेरोजगारी दर भी 6.9% से ज्यादा है। तो ऐसे में ये बात तो ठीक है कि जो मांग नीतीश कुमार जी की है वो सही है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। इन फैक्टर्स को भी तो कम करने की जरूरत है। इसमें क्यों अप एंड डाउन नहीं हुआ? ये जो स्थिति बनी हुई है, जो बिहार की स्थिति है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी तो पहले डेवलप हो सकती थी। देखिए राखी जी, जहाँ तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग है, ये तो लंबे समय से बिहार में चल रहा है और बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस मांग को रखा है। इस मांग को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बिहार में हुई और नीतीश कुमार जी लंबे समय से भाजपा के साथ हैं और आज सरकार में भी हैं, बिहार में भी उसके साथ सरकार में है, केंद्र में भी उनके सरकार। तो ये तो नीतीश कुमार जी को देखना है कि जब केंद्र की सरकार उसके बदौलत चल रही है, नायडू जी के बदौलत चल रही है, तो नीतीश जी कितने अच्छे तरीके से इस मांग को मनवा सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। इसी में नीतीश जी की काबिलियत साबित होगी। और नहीं मनवाते हैं तो नीतीश जी 2025 का जो आने वाला चुनाव है, बिहार की जनता उस पर अपना रिजल्ट देगी। और बिहार का, हम जहाँ तक अपोजिशन की बात है, तो हम तो अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन हम विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर के हमारी पार्टी आरजेडी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी लंबे समय से इस मांग को लेकर के बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आगे भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं हासिल करा देते हैं, तब तक हम केंद्र सरकार के खिलाफ इस मांग को लेकर के लड़ेंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार उस मांग को लेकर के आगे बढ़ती है तो उस मांग के साथ मैं विपक्ष की पार्टी होने के नाते राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके खड़ा रहूंगा, क्योंकि बिहार का सवाल है, किसी पार्टी का सवाल नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसमें हम लोग कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी
जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे उतनी ही मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ खड़ी होगी। बिहार के विशेष राज्य दर्जा के सवाल को बिहार की जनता के हित में संजय जी, अच्छा मुझे बताइए, जो स्थितियां परिस्थितियां अभी वर्तमान में बनी है, जो ये आंकड़े बताते हैं, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे वैसे आप तमाम चीजों को देख लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ कमी रह गई थी? अभी तक क्यों नहीं डेवलप हो पाए? वहां किसकी कमी मानते हैं जी? राज्य बनाने की मांग थी, करेंगे, डेवलपमेंट होगा और ज्यादा कुछ मिलेगा, बहुत अच्छी बात होगी। अभी तक क्यों रह गए थे कि मतलब बिना डेवलपमेंट के या बिना राज्य स्पेशल राज्य का दर्जा मिले ये नहीं हो सकता संभव, ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ। स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाने से राखी जी किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना में 90% फंडिंग मिलता है। तमाम तरह के टैक्स में छूट मिलती है। अगर वो फंड खर्च नहीं हो पाता है तो कहीं फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये विशेष राज्य का दर्जा तो काफी महत्वपूर्ण मांग है बिहार के संदर्भ में, और ये लंबे अरसे से मांग की जा रही है। मेरा सवाल नहीं समझे, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं पूछ रही हूँ संजय जी कि स्पेशल राज्य का दर्जा यदि मिल जाएगा तभी ये जो कमी हम देख रहे हैं बिहार में, तभी ये ठीक हो पाएगी। मतलब वो नहीं मिला इसीलिए ये स्थिति थी, तो इसके लिए क्या सिर्फ सेंट्रल की गवर्नमेंट जो थी वही जिम्मेदार रही शुरू से? मैं ये पूछ रही हूँ। जहाँ तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बाद का सवाल है, तो बिहार तो अपने दम से आगे बहुत क्षेत्र में आ गया है, सुधार हुई है बिहार में। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हमारी भी सरकार रही है, और नीतीश जी और आरजेडी के गठबंधन की भी सरकार रही है। और तो बिहार के लोग को जो आप गरीबी और बेरोजगारी के संदर्भ में देखते हैं, बिहार के लोग कर्मशील व्यक्ति हैं। मैं नहीं मानता हूं कि बिहार के लोग जो है बहुत गरीब हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर के भी अपनी आमदनी खड़ा कर लेते हैं। और मैं करीब करीब सभी राज्यों में घुमा हूं राखी जी। आज बिहार के गांव में भी चले जाइए, गरीबी तो सभी राज्यों में है। ऐसा नहीं है कि बिहार में है, आंध्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, गुजरात में नहीं है। ये गरीबी बेरोजगारी ये राष्ट्रीय मुद्दा है। सर दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे तो इतनी बुरी स्थिति भी नहीं होगी ना। कुछ स्टेट्स ही होते हैं जहां पे मार्जिन आता है, हम सारे स्टेट्स में गरीबी बता दें तो ऐसा थोड़ी होता है। कंपेयर हम बिहार से करके देखेंगे। एक मिनट विमलेंदु जी, कर रहे हैं तो मैं जहाँ पिछड़ा हूँ, मैं औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हूँ। हमारे बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, और बहुत सारे उद्योगपति बिहार में इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहती हैं, जबकि बहुत राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था हमारे यहाँ है। अब देखिए बात वहीं आ गई ना, बात वहीं आ गई। आप भी सरकार में रहे, जेडीयू भी काम कर रही थी, मतलब इंतजार था कि जब तक स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जो स्थिति है उसको बने रहने दीजिए। खुद के प्रयासों से भी होता है सर, सारी की सारी हम सेंट्रल पे ना डोल दें। ऐसा नहीं है कि खुद के प्रयास से बिहार सरकार कोई काम नहीं। चलिए अब संजय जी एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि विमलेंदु जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और वैसे भी सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए। ये विषय ही ऐसा है कि बहुत सारे सवाल आ जाएंगे मुझे बिहार को लेके। विमलेंदु जी पहले तो अपनी बात रखिए, कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो डिमांड है, ये डिमांड हमारी आप देखेंगे काफी लंबे समय से है। और आज अगर आप बार बार आप पूछ रहे हैं संजय जी से, निश्चित रूप से आज बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने काम किया है, ग्राउंड स्तर पे जितना काम हो सकता है उतना कर दिया, लेकिन जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को समाधान के लिए हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहिए ही चाहिए। अब देखिए दिक्कत आप अगर देखेंगे क्या क्या दिक्कतें आती है हमें, सबसे पहले दिक्कत आती है हमारे पास कि हमारे पास जो इनकम ऑफ सोर्सेस है, बिहार की इंटरनल जो सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के, वो सोर्सेस हमारे कम है। वो सोर्स कैसे डेवलपमेंट होंगे? आप अब जीएसटी की बात कर लीजिए, अगर कि जीएसटी में हमारा हिस्सा जितना बनता था उसके लिए जीएसटी काउंसिल में 5 साल के लिए पहले था कि 5 साल तक जीएसटी का पैसा आपको दिया जाएगा, कवर अप कर दिया जाएगा। अब 5 साल जीएसटी का बीत गया, अब हमें तो नुकसान हो रहा है जीएसटी से। इसलिए नुकसान हो रहा है कि बिहार में हमारा प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है। जिन इलाकों में, जिन स्टेट्स में प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन इलाकों को, उन क्षेत्रों को ज्यादा फायदा होता है जीएसटी से। हम तो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, हम सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हैं। हम बिहार के लोग महाराष्ट्र की बनी चीजें, दिल्ली की बनी चीजों को सिर्फ कंज्यूम करते हैं, हम जो चीजें यहाँ उत्पादन नहीं करते। इस कारण से हमारा जीडीपी का जो भी लेवल है, वो जीडीपी का भी लेवल उतना नहीं है।
आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है, 60,000। अगर आप देश की तुलना करें तो हम बहुत नीचे पदान पर हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आज इसको हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं इक्वल करने को, कि आप जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनके डेवलपमेंट को कम कर दीजिए तो हमारे इक्वल में आ जाए, एक ये तरीका। दूसरा ये तरीका कि हमको डेवलप कीजिए, उनको जितने साधन संसाधन आप दे रहे हैं वो साधन संसाधन हमें भी दीजिए। आज जाके बिहार में 4 लेन की बात होती है, वो 4 लेन जितना बिहार को चाहिए, बिहार की जो डेंस पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, उसके लिए केंद्र को जितना इन्वेस्टमेंट बिहार को चाहिए था, जो 15 साल 20 साल पहले करना चाहिए था, वो अब जाके वो कह रहे हैं कि अब हम कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। 2000 में जब हमारा बंटवारा हुआ, झारखंड हमसे अलग हुआ, तो हमारी सारी इंडस्ट्री तो झारखंड वाले लेके चले गए। अब हमारे पास छोड़ा क्या? यहाँ पे हमारे पास नदी नाले और यही चीज छोड़ के गए। जहां हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या है, हम जमीन बेचते हैं उससे हमें पैसा आता है। जिम्मेदार कौन? सर्विस टैक्स जिम्मेदार कौन? ठीक है विमलेंदु जी, जिम्मेदार कौन रहा इसके लिए, मुझे तो ये बताइए। जिम्मेदार तो आप समझे बिहार को छोड़कर बाकी पूरे स्टेट्स जिम्मेदार है। केंद्र पूरी तरह उसके लिए जिम्मेदार रही है शुरू से ही। जब बंटवारा हुआ था, आपने तेलंगाना को बंटवारा किया तो उसको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दे दिया ना। आपने जो है वो उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट्स के दर्जे में दिया कि नहीं? 11 जो है वह स्टेट्स हैं जिनको बंटवारा उनको किया, तो उनको आपने पैकेज भी दिया और स्पेशल स्टेटस उत्तराखंड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले जिन लोगों को दिया लेकिन बिहार को नहीं पूछा गया, और आज मजबूरी है बिहार को पूछना, उनके लिए भी आपके लिए भी। की सरकार में बंटवारा हुआ, ये पूरा टीकरा तो उनके ऊपर ही जाता है कि जब आप बिहार का बंटवारा हमारा हो रहा था तो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड उस समय सरकार में भी वही थे, और सरकार में भी जो है वो चर्चा लेना चाहिए था, निश्चित रूप से उस समय लेना चाहिए था। लेकिन जब हम 2000 के बाद आए हैं बिहार में, 2005 के बाद, उसके बाद ही ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये डिमांड रखना शुरू किया है, और वो लगातार 2005 से लेकर अभी 2024 तक हम डिमांड रख रहे हैं। लेकिन हमारी एक सिर्फ डिमांड करने से ये चीज मान ली जाएगी, ऐसा संभव होता है नहीं होता, ये केंद्र को निर्णय लेना है। लेकिन आज तो एकदम जरूरी है 100% बिहार को स्टेट का दर्जा दीजिए। हम अब ये स्थिति में नहीं है कि सरकार की जो भी योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें हम अपना 30% या हम अपना 40% पैसा बिहार अपने रिसोर्सेज से लगाए। इस स्थिति में बिहार नहीं है। 96 लाख लोग हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 2.5 लाख के हर एक परिवार को 2.5 लाख रुपए की जो है वह सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलिए विमलेंदु जी, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए। तो इसलिए आज तो हमें स्पेशल स्टेट्स की स्थिति है, और ये स्थिति भारत की भी स्थिति है कि अभी मोदी जी चाहते भी हैं कि बिहार जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आप एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगी बीच में। ठीक है सर, जिस स्टेट की आबादी विमलेंदु जी प्लीज पॉवर्टी लाइन 26% हो, आप उसको आप जब तक अपर लेवल पे आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक जाके आप एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है सर। आरपी श्रीवास्तव जी, ये बात तो ठीक है, चलिए कि टैक्स में छूट और अन्य लाभ मिल जाते हैं, वित्त वर्ष में उसका फायदा भी हो जाएगा। बिहार की सत्ता में अभी बीजेपी और जेडीयू हैं जिसके पास केंद्र की भी सत्ता है, और ये सच है कि 2025 में इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन के लिए ये डिमांड अभी तो नहीं आ रही कि इलेक्शन की वजह से आ रही है, लेकिन यदि नहीं होता है तो इन दोनों को नुकसान भी हो जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रेशर तो है कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार पर। अब यहाँ ये जो बार बार बात निकल रही है कि वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस समय पे जब दूसरे स्टेट्स को बनाया गया तब बिहार को नहीं पूछा गया, डिमांड्स तो पहले से थी। आज जो स्थिति है बिहार की वो इसीलिए है क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, सोर्सेज नहीं थे, तमाम चीज़ें नहीं थी। तो क्या सारा दारोमदार केंद्र सरकार का ही था? जो राज्य की सरकार थी उसका दारोमदार नहीं था? वो कोई भी रहा हो, क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक राज्य सरकारों का सवाल है, और अभी हम सुन रहे थे जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ताओं को, उनका ये भी कहना है कि जो अभी तक हुआ है राज्य स्तर पर वो तो उन लोगों ने करने का प्रयास किया जैसा अभी है। और कुछ जगहों पर आप ये देख रही हैं कि बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनको देखिए, जिसमें गरीबी रेखा, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, बेरोजगारी है, ये तमाम चीज़ें हैं। जब बिहार और झारखंड दोनों अलग राज्य हुए तो उसमें बहुत सारे जो है प्राकृतिक संसाधन वो झारखंड की तरफ चले गए और बिहार में वो स्थितियां नहीं थी। तो एक बात तो कहना सही है कि अगर किसी राज्य को विकसित राज्य में लाना है तो निश्चित रूप से उसको बराबरी करना होगा।
जब अभी आप ये बात चल रही कि जीएसटी का कलेक्शन वहाँ कम है, क्योंकि उत्पादन कम है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी कलेक्शन कम होता है और जीएसटी कलेक्शन के आधार पर ही राज्यों को फंडिंग होती है। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो बिहार में जो अभी आज की स्थिति है उसमें अगर वहाँ से विशेष राज्य का दर्जा मांग करके और उसमें अगर बराबरी पर, क्योंकि देखिए देश का विकास होगा तो सभी राज्यों का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। और अगर बिहार में ऐसे हालात हैं तो उसको विकसित करने का एक तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक राजनीतिक बात आप कर रहे थे, पॉलिटिकल क्या, किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा। देखिए नीतीश कुमार जी जब से वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे, चाहे वो सरकार जो है दिल्ली में जो है यूपीए की सरकार हो और 10 साल से जो है यहाँ की एनडीए सरकार हो, और एनडीए नहीं बल्कि जो है भाजपा की सरकार मान लें आप उसको, या मोदी सरकार मान लें, डबल इंजन की सरकार भी रही है वहाँ पर, और अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसको लेकर के जो अभी देखिए जदयू की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें संजय झा ने तुरंत इस बात को लेकर के ये किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, क्या इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? ये तो ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो बजट आएगा उस पर पता चलेगा कि बिहार को और इनको क्या क्या मिल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर हमको देखना होगा कि यहाँ पर अगर ये नहीं मिलता विशेष राज्य का दर्जा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं न कहीं, चूँकि ये जो है गठबंधन की सरकार है और एनडीए के मजबूत घटक दल हैं, तो ये जरूर अपना दबाव बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी आप ध्यान दिया होगा कि जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय इन लोगों ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया, कोई कंडीशन नहीं रखा कि हमें जो विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो तभी हम आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। बल्कि ये दल जो हैं जो एनडीए के साथ चुनाव लड़े, ये कहीं इस तरह का कहीं पता नहीं चला कि ये जो है इस मुद्दे पर सामने आएंगे। लेकिन जो राजनीतिक हलकों में जो कयास लगाया जाता है कि इनको अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ना है और विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से ये मुद्दा गर्म होगा, और दोनों दल जेडीयू आरजेडी दोनों दल ये मांग कर रहे हैं कि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार इसको कर ले जाते हैं तो इसका फ़ायदा राजनीतिक रूप से एनडीए को होगा, भाजपा को होगा और जनता दल यूनाइटेड और उनके सहयोगी दलों को होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति अगर नहीं बनती है तो इसका कहीं न कहीं जो है राजनीतिक रूप से नुकसान उठा सकते हैं। अब रही बात ये कि हम इसको एक अलग रख दें, राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए अगर राज्य के विकास की बात करें। हम ये नहीं कहते कि हमारी मोदी जी की सरकार या जब से एनडीए की सरकार है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। सड़कों को ले लीजिए, पुल को ले लीजिए, तमाम चीज़। हालांकि बिहार में पुल को लेके बात करना ठीक नहीं है क्योंकि रोज़ एक पुल ढह जाता वहाँ पर। अब किन कारणों से ढहता उसको इसके बारे में तो ये लोग बताएंगे जो लोग वहाँ पर हैं। लेकिन ये जरूर कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में हुआ है। तो अब ये देखना होगा आने वाले समय में कि ये स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा जो है, जिसको लेकर के 2 राज्यों में गुत्थम गुत्था है और केंद्र सरकार से मांग हो रही है, बहुत सारी मांगें मानी भी गई हैं कि हम ये कर देंगे, और वहाँ पर जैसे आंध्रा में रिफाइनरीज वगैरह को लेकर के हब बनाने की बात है, ये सब तो चल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी कि देश में अगर विकास करना है तो गरीबी एक ऐसी चीज़ है, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़नी जरूरी है। बिहार में इतनी हालत खराब, अगर 60,000 रुपया साल की प्रति व्यक्ति आय तो बहुत कम है अन्य राज्यों की तुलना में। तो सबको बराबरी मिलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर इनको विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो और भी राज्य जो हैं वो लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनकी तरफ भी देखना होगा। तो ये एक बहुत असमंजस की स्थिति है। इसमें बीच का रास्ता जरूर केंद्र सरकार निकाल सकती है कि उनको कुछ सुविधाएं दे सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। नवनीत जी, मुझे लगता है क्योंकि पर्टिकुलर हम सिर्फ कहते हैं ना कि आर्थिक आधार पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो ये बात तो सच है कि जब बजट आएगा, कैसा बजट है, क्या है, किस स्टेट के लिए क्या है, कितना है, किसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल जायज़ सी है कि बाकी लोग भी लाइन में हैं। अब उसको देखिए आप कैसे डिवाइड करेंगे, किस दृष्टि से बिहार को क्या देते हैं, फिर आप आंध्रा भी ले रहे हैं, बाकी लोगों की कतार है। तो ये बैलेंस करना, ये बजट पूरा सेटलमेंट करना, एक नई गठबंधन की सरकार आई है इस वक्त पे, तो सारे लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी समझना,
एक बड़ा बोझ मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आया है, एनडीए की सरकार पर आया है कहीं ना कहीं, और उसको बैलेंस करके ले जाने की जहां तक बात है, आर्थिक रूप से समझने की जो बात है, क्या उसको प्रॉपर डिवाइडेशन कर पाएंगे? उस स्थिति में होगा ये बजट? आपका क्या अनुमान है बजट को लेकर? जैसा कि बताया गया अभी कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल है कि इनके बिना ये सरकार चल नहीं सकती, और इन दोनों राज्यों की कुछ विशेष डिमांड है, और ये डिमांड आज से नहीं है, काफी समय से चली आ रही है। तो उन डिमांड को पूरा करना इस सरकार की आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है, और इनको करना पड़ेगा। एक बात और ये भी है कि बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आधारभूत संरचना उतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी उतना नहीं है जितना कि दूसरे राज्यों की हम उससे तुलना करें। अगर आर्थिक आधार पर भी हम देखें या राजनीतिक रूप से भी देखें तो बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा फंड्स अलॉट करने की आवश्यकता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। अभी की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और लगता भी है कि बिहार और तेलंगाना को इस बजट में कुछ विशेष उपहार मिलने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा। इसमें जो रोड को लेकर के सरकार की बहुत प्रायोरिटी रही है, क्योंकि रोड का अगर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि 20,000 किलोमीटर के बिहार में सड़कों का रिनोवेशन की बात की जा रही है, उनको रिपेयर करने की बात की जा रही है, तो अगर वो होता है तो पहली बात यह है कि उससे वहां पर रोजगार डेवलप होगा। जब रोड बनेंगे तो रोड बनने के लिए जितने लोगों को वहां पे कारोबार मिलेगा उससे वहां की आर्थिक समृद्धि आएगी। जैसा कि वहां पर कैपिटा इनकम जो है वो 60,000 रुपए पर एनम है, यानी 5,000 रुपए महीना एक व्यक्ति कमाता है वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में 5,000 रुपए के महीने कमाने वाले व्यक्ति की आर्थिक दशा क्या होगी। तो ये केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि राज्य सरकार की है कि वो बिहार के लोगों का जीवन स्तर को सुधारे। एक बात अभी हमारे पैनलिस्ट ने कही कि जीएसटी का वहां पे कलेक्शन कम है, तो ये यहाँ पर मैं एक विशेषज्ञ के रूप में आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जीएसटी का जो हमारा कानून है वो बड़ा स्पेसिफिक है, और जीएसटी में टैक्स अब उस राज्य को मिलता है जहाँ कंजम्पशन होता है। मतलब हमारा जीएसटी के पहले वाले जो कानून थे उसमें आवश्यक रूप से ये था कि अगर महाराष्ट्र में कोई सामान बन रहा है तो उसका टैक्स महाराष्ट्र को मिलता था, और जहाँ कंज्यूम हो रहा है उस राज्य को कुछ नहीं मिलता था। ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन जीएसटी आने के बाद में जीएसटी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये कहता है कि इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी जीएसटी उस राज्य को मिलेगा जहां पर वो कोई पर्टिकुलर सामान कंज्यूम हो रहा है। अगर कोई सामान महाराष्ट्र में बना है और बिहार में जाकर ही कंज्यूम हो रहा है तो उसका टैक्स बिहार राज्य को मिलेगा। और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हम ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रोडक्शन कम होता है लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम पिछले समय से तुलना करें तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो निश्चित रूप से इस पे काम किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार में। वहां पर आय के स्रोत कम है, वहां के सारे प्राकृतिक संसाधन जो है वो झारखंड में चले गए हैं, इन सब बातों से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पे डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मिलकर के आगे काम करना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहां पर जो हर संभव प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए। इसमें बिहार के लिए इस बजट में मुझे बिहार और खासकर तेलंगाना के लिए बहुत सारे सौगातें आने वाली हैं इस बजट में, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अब वो करना भी होगा विकास की दृष्टि से या एक कह लीजिए मजबूरी की दृष्टि से, लेकिन करना तो है, उसको करना पड़ेगा। अब उसको कैसे बैलेंस करना है ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। अमित जी, ये एक बड़ी चुनौती हमारे वित्त मंत्री महोदय के सामने बिल्कुल होगी। देखिए, बिल्कुल होगी, क्योंकि सरकार है, वित्त मंत्री है, तमाम चीजें हैं, और पहले से ये डिमांड्स में थी चीजें, तो अब तो ठीक है पहले नहीं हुई, जैसा कि अभी इस चर्चा में निकल कर आया था कि पहले भी जब बाकी स्टेट्स को किया था आपने, जब अलग अलग स्टेट्स हुए थे तब उनको दिया गया था, तो फिर बिहार तब क्यों छूटा? तो ये डिमांड तो देखिए आई है, यदि तब से होता तो काफी कुछ स्थितियां बनती, लेकिन इस वक्त तो पावर में है। पावर में मतलब नीतीश कुमार जी का भी अपनी एक ताकत अलग है, दूसरी तरफ दूसरे हैंड पे चंद्रबाबू नायडू, उनकी अपनी ताकत अलग है, और वो तो वैसे भी काफी करोड़ों अरबों रुपए वो अपना एक अलग से वो करा ही चुके हैं, और बहुत प्लानिंग के थ्रू उनको कैसे लेके जाना है उनकी तो लाइनें बिल्कुल क्लियर हैं। तो मुझे लगता है अब ये सरकार के लिए चुनौती निश्चित तौर पर है कि कैसे करेंगे। अमित जी, लेके तो जाना है, सहयोगी हैं, नाराज कर नहीं सकते हैं।
नहीं, बिल्कुल राखी जी सहयोगी हैं और आज से सहयोगी नहीं है, लंबे समय से सहयोगी हैं। तो उनके दिल में क्या है, हमारे दिल में क्या है, दोनों लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात सुनकर बहुत सी हैरानी हुई, जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि तेजस्वी जी की भी मांग है, लालू जी की भी मांग रही है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो झारखंड जब अलग हुआ सन 2000 में, तो ये तो सरकार में थे, क्यों नहीं मांग की इन्होंने? लेकिन तब इनका फोकस था बिहार को क्रिमिनलाइजेशन करने की। किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी बढ़े, फिरौती बढ़े, लूट बढ़े। आज बिहार को लेबर फैक्ट्री अगर किसी ने बनाया है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को जाता है। मैं आपको बताता हूँ किस लिए। अच्छा अमित जी, एक छोटा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। चलिए, यहाँ आरजेडी ने कहा, उस पर सवाल उठा, तो ऐसे तो विमलेंदु जी भी कह रहे थे कि जब बाकी चीजों को आपने लिया था तब तो फिर नीतीश जी भी कहा करते थे, वो उनका तो एक लाइन बहुत अलग था, तब दे देते। तब तो गलत किया ना आप लोगों ने, देना चाहिए था, क्यों नहीं सोचा? तो बिहार के लिए कहाँ सोचा? जब सोचना था तब सोचा नहीं, आज तो सोचना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर संजय जी एक मिनट रुकिए। जब नीतीश जी वहां पर चीफ मिनिस्टर बनकर आए, उसके बाद से बिहार की जब उन्होंने स्थिति देखी, तब जाकर उन्होंने विशेष राज्य का दर्जे की मांग की। तो किसी का तो ये नीतीश, पूरा का पूरा जो श्रेय है वो नीतीश जी को जाता है। और अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल पाया, लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में रही है और वहां से सहयोग की स्थिति में रही है, तब बिहार को फंड के तौर पे ज्यादा फंडिंग दी गई। आप देखिए 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी, बिहार को दिया गया मात्र 2,80,000 करोड़। एक राज्य को आप इतना देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से 2014 से लेकर 24 तक जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी, उसके बाद से आप वहां पर देखिए जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट्स हो, ग्रामीण सड़कों के प्रोजेक्ट्स हो, सबके लिए फंडिंग कहीं भी रोका नहीं गया। तो निश्चित तौर पे एक राज्य को जब आपने उसको एक लेबर फैक्ट्री बना दिया है, जब आपने वहां पर कोई उद्योग खड़ा होने नहीं दिया, जब वहां पे आपने गुंडागर्दी को फूलने और फलने का मौका दिया, कानून व्यवस्था को जब ध्वस्त कर दिया, तो निश्चित तौर पे उस राज्य को खड़ा होने में समय लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारा कुछ जो किया वो आरजेडी ने किया, नीतीश जी जब आए तब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि नीतीश जी आज आपके साथ है, इसलिए आप कह रहे हैं कि क्रेडिट उनको दे दिया जाए। ये जायज होगा कहना? नहीं, क्रेडिट तो उनका है ही, क्योंकि मांग ही विशेष राज्य के दर्जे की उनकी तरफ से आई। आज आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के ये लोग बोल रहे हैं कि हम उनको देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये देश की जनता को भ्रम में डालने की, बिहार की जनता को भ्रम में डालने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप देखिए, अगर बिहार का औद्योगिकरण कोई नहीं होने दे, अब आज देखिए बार बार ये कहा जाता है कि झारखंड चला गया, हमारे खनिज पदार्थ, तो क्या जिस राज्य के पास खनिज पदार्थ नहीं है क्या वो डेवलप नहीं है? आज बेंगलोर देखिए, बेंगलोर के पास कौन से खनिज पदार्थ है, लेकिन बेंगलोर किस तरीके से डेवलप है, उसी तरीके से अन्य राज्य भी देश के डेवलप हैं बिना खनिज पदार्थ के। लेकिन हर बार ये बहाना देना कि बिहार का जो खनिज पदार्थ है वो झारखंड के पास चला गया। अरे आपने झारखंड को ही कहाँ विकसित कर लिया? झारखंड में तो 350 करोड़ आपके कांग्रेस के एमपी के पास पकड़े जाते हैं। वहां तो भ्रष्टाचार का आपका एक पीए से लेकर एक चपरासी तक सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, सभी पकड़े जाते हैं वहां पर किस तरीके से लूट खसोट के मामले में। तो जिस तरीके से कांग्रेस को बिहार के नेतृत्व, बिहार की मेधा और बिहार की क्षमता से डर के कारण आज बिहार को पिछड़ा बनाए रखने का पूरा जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जब भी डबल इंजन की सरकार राज्य में रही है और केंद्र में रही है, तो बिहार के किसी भी फंडिंग को कहीं भी रोकने का काम नहीं हुआ। ठीक है। आपने देखा होगा जब पहले वर्ष में आया था तो किस तरीके से स्कूलों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ। आज आप बिहार में चले जाइए, गांव तक आपकी कार पहुंच जाती है। चलिए अमित जी, तो कार का नाम निशान छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं बीच में रोकती हूँ, कई सारे मेहमान हैं जो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी से अपनी बात रख लें। मुर्तजा जी को कहीं जाना था, इसलिए वो अब हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, बस जल्दी जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा। जी, मैं भाजपा के साथी के इन बातों का खड़ा विरोध दर्ज करता हूं कि बिहार आपराधिक प्रदेश मैं और बिहार में ये जो भाजपा वाले ये जानबूझ करके बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, आरजेडी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अरे आरजेडी के नेता ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सत्ता में आए बिहार में, उन्होंने पिछड़ों दलित अकलियतों के लिए एक ऐसा मतलब सम्मानजनक स्थान दिलाया जो इसके पहले था नहीं। तो राखी और इस जनता के
तमिलनाडु में बोला जाता है कि बिहार के लोग आते हैं और यहाँ पे टॉयलेट साफ करते हैं। किसी भी आरजेडी के नेता ने इसका विरोध किया नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ आप इसका विरोध करते हैं नहीं करते? और इस चीज को सुनते हुए गठबंधन भारत में महात्मा गांधी के बाद वो काम कर दिया राखी जी, तो पिछले लालू यादव जी क्रिमिनल है, घोटाले में अभियुक्त है, राजनीति करने की आदत साबित हो चुके हैं। ये काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जी को जंगल राज के प्रति के लोग बताते हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव जी जनता के द्वारा महात्मा गांधी के लोग आते हैं। एक एक करके अपनी बात रखिए ना सर, कितनी अच्छी चर्चा चल रही है, झगड़ा करने का विषय नहीं, एक एक करके बोलिए तो पॉइंट टू पॉइंट बात सही आएगी। भाजपा वाले बिहार को अपराधिक प्रदेश बना देते हैं, ये तो शर्म की बात है। भाजपा की यूनिट बिहार में भी है, भाजपा की यूनिट बिहार में, भाजपा के नेताओं को भी इसका निंदा करना चाहिए। बिहार आपराधिक प्रदेश नहीं, अपराध की घटनाएं सभी राज्यों में होती है राखी जी। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, अमित जी रुकिए, विमलेंदु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, ऐसे क्या फिर मेहमान बोल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा वो भी बोल लें अपनी बात को। ठीक है संजय जी, एक मिनट रुकिए। जी जी संजय जी एक सेकंड रुकिए, विमलेंदु जी बोलिए। जी देखिए, बिहार के जितने भी लोग यहाँ पैनलिस्ट में अभी हैं, मैं तो सबसे यही कहूंगा, देखिए ये विषय ही नहीं है कि लालू जी ने कुछ किया। लालू जी ने जो किया वो तो भुगत रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं 20 साल से, और आगे भी आने वाले दिनों में बाहर रहेंगे। उनको कोई बिहार के लोग मौका देने वाले नहीं। सर आरजेडी आपके साथ समर्थन कर रही है विशेष राज्य के लिए, और आप उन्हीं को कोस रहे हैं अभी बैठ के। विशेष राज्य के दर्जे पर तो वो मैंने ये किया, वही कर रहा हूँ। उनको जो मौका मिला था तो कुछ मिला नहीं। जब बंटवारा हो रहा था उस समय आ जाते धरने पर बैठ जाते, कहते कि नहीं आपको चीजें तभी तैयार होगा तभी बंटवारा होगी दूंगा। उस समय तो उन्होंने किया नहीं, तो अपने इतिहास की गलतियों को छुपाने के लिए आप क्यों कहेंगे कि नहीं आप ठीक है समर्थन कर रहे हैं। चलिए मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट संजय जी, सरकार 25 में आरजेडी की आप कह रहे हैं कि बनाएंगे, विमलेंदु जी एक मिनट रुकिए, संजय जी कह रहे हैं 2025 में बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, उसके चांसेस तब ज्यादा होंगे सर जब ये यहाँ से ना हो जाए, जब वो विशेष राज्य का दर्जा ना मिले। मिलता है तो फायदा है, नहीं मिलता है तो दोनों को नुकसान है। देख लीजिए केंद्र सरकार क्या करता है नीतीश जी के। तो आपको लगता है नहीं देंगे? देना पड़ेगा उनको, उनकी भी तो मजबूरी है। देना पड़ेगा क्या, ये तो 18 साल से जब से ये एनडीए के साथ है तब से मांग रहे हैं। बिहार में एक विश्वविद्यालय को, ये केंद्रीय पटना साइंस कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का। विमलेंदु जी आपको तो उम्मीद होगी सरकार से कि इस बार हो जाएगा सब भला। निश्चित रूप से देखिए, आज भारत की जो परिदृश्य है, जो स्थिति है, उस स्थिति में निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र की सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि बिहार के साथ साथ और भी कुछ स्टेट्स हैं, उनको भी निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्टेट का दर्जा देने की अगर जरूरत है तो बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। विमलेंदु जी एक सेकंड, हाँ अमित जी जल्दी से, क्योंकि मुझे आरपी श्रीवास्तव जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है, जल्दी से जल्दी बोलिए। बिल्कुल 10 सेकंड राखी जी। देखिए, जब इनके गठबंधन के तमिलनाडु के नेता ये कहते थे कि बिहार के लोग आते हैं यहाँ पर टॉयलेट साफ करने के लिए, आरजेडी के किसी भी नेता ने उसका विरोध नहीं किया, उसका मुखर तरीके से विरोध किया था तो जेडीयू ने और भारतीय जनता पार्टी ने। आज ये बोलकर बिहारी अस्मिता के साथ खड़े दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक खिलवाड़ करते हैं बिहारी अस्मिता के साथ। किस तरीके से वहां की जनता को गर्द में, अंधेरे के गर्द में ढकेल दिया आरजेडी की ये वरिष्ठ नेता होंगे, इनको पता होगा। चलिए मुझे तो लगता है यदि आज सरकार कुछ अच्छा कर सकती है तो बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे, नहीं कर सकते हैं तो सर दंश आपको ही झेलना है, इलेक्शन है, आप लोग ही सहयोगी हैं, आप ही लोगों को देखना है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या उम्मीद आपको लगती है, क्या वाकई में जो एक मांग आई है, जिस प्रोसेस से लेके जाना है, अब जरूरी समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए, जो भी होगा, लेकिन आप किस तरह से इसको देख रहे हैं आगे इम्प्लीमेंट होते? देखिए राखी जी, अभी हम भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात वो कर रहे थे, लेकिन एक बात भूल गए, 10 साल से आपकी सरकार है, नीतीश जी के साथ थे, स्पेशल जो विशेष राज्य का दर्जा पहले दे देते। आज ये हालात क्यों हैं, पहले इस पर सोचिए। रही बात है कि पिछले 20 सालों का इतिहास उठा के देखिए, केंद्र में यूपीए सरकार थी, एनडीए सरकार थी, 15 साल एनडीए की सरकार थी, 10 साल यूपीए की सरकार थी। ये पिछले जो 2 दशक के आप देख लेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने भी क्या किया। सवाल है कि आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि वहाँ पर विशेष राज्य के दर्जा के लिए दबाव भी बन रहा है। उसमें आरजेडी के साथ जेडीयू के साथ आरजेडी भी साथ में है, वहाँ के लोग साफ हैं।
चाहे बिहार को लेकर के अगर इतनी गरीबी है, तमाम चीज़ें हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सबकी है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। जहाँ तक राज्य सरकारों का सवाल है, ये मान लिया जाए कि लालू यादव के शासनकाल में वहाँ की बड़ी बुरी स्थिति थी, तो नीतीश जी भी तो 19 साल से शासन में हैं, उन्होंने क्या किया? और जब किया है तो इतनी गरीबी आज की डेट में क्यों है, इतना पर कैपिटा इनकम कम क्यों है, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है मिल करके अगर वहाँ का डेवलपमेंट करती हैं तो आज ये हालत नहीं होती कि वहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी कम है, बाहर के राज्यों में जाते हैं, तमाम जगह पर उनका एक तरह से समझिए कितना योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, लेकिन वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि इस चुनाव में अगर विशेष राज्य का दर्जा राखी नहीं मिलेगा या और भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो उसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मांग है, 5 स्टेट्स हैं, अभी तो फिलहाल फोकस बिहार और जहां तक आंध्रा की बात है, यहां से भी चंद्रबाबू नायडू को देखें तो वो अपनी सारी चीजों पे आधा काम करा चुके हैं। अब जो बजट आएगा उसको कैसे आप करते हैं, बिहार को क्या जाता है, ये सारी चीजें आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से समझेगी, क्योंकि इलेक्शन लगा हुआ है। यदि कहीं से चूक हो गई तो फिर नुकसान और खामियाजा भी भुगतना होगा। तो मुझे लगता है ये वाकई एक दिलचस्प बात होगी आने वाले समय में कि किसको क्या मिलता है और विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।